गुड मॉर्निंग। ये क्लास 12 के लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 12 में इससे पहले मैंने कॉजेस थ्योरम कंप्लीट कर दिया है। मैंने सैटरडे को भी एक लेक्चर अपलोड करने का सोचा था। मैंने ऑफिस में नहीं आया था, मैंने सोचा था यहीं पे घर से बैठ के बना दूं, लेकिन वो ढंग का बना नहीं, ठीक है। मतलब कुछ डायग्राम वायग्राम थे तो वो उतना कंफर्टेबल नहीं था मैं वहां पे डायग्राम वायग्राम बनाने में, इसलिए हो नहीं पाया। तो इसीलिए आज देखते हैं आज अपने को क्या करना है। देखो गॉसेस थ्योरम मैंने समझा दिया। देखो मेरे कुछ लोगों ने बोला कि सर आप क्वेश्चन का लेवल रेज करो क्लास में। देखो क्लासरूम में आप मिला लेना किसी के भी नोट से, जो भी अवेलेबल होंगे नोट्स में क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। अब अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने क्वेश्चंस अच्छे नहीं लिए हैं, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चंस लिए हैं वो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं, और अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे हैं मतलब तुमने लेक्चर सही से नहीं देखा है, ठीक है। ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी। या अगर तुमको लग रहा है कि नहीं सर मेरे को तो आपने जो लेक्चर से बताया था वो हर कुछ याद है, फिर भी मुझसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इन दैट केस आप मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा जो मैंने नहीं पढ़ाया तो डेफिनेटली मैं उसको दोबारा से पढ़ा दूंगा, ठीक है। अगर मैंने नहीं पढ़ाया तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैं 2-3 को प्रेफर करता हूँ, तो कुछ छूटना ऐसा तो मेरे को नहीं लगता है कुछ छूट रहा होगा। फिर भी अगर कुछ छूट गया तो आप मुझसे क्या कर सकते हो, मैसेज करके या व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हो कि सर ये टॉपिक था आपने इस तरह क्वेश्चन नहीं करा, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा वहां पर, ठीक है। आज अपने को एक जनरल कंसेप्ट पढ़ना है। अब ये जो जनरल कंसेप्ट है ये बहुत ही काम का है। ये जनरल कंसेप्ट जो है ये बहुत ही काम का है। इस जनरल कंसेप्ट का नाम क्या होता है? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल अगर किताब के पन्ने पलट के कभी देखे होंगे तुमने तो आपको देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैट्स में उन्होंने लिखा होगा सॉलिड एंगल। बुक्स में अगर आप देखोगे तो आपको सॉलिड एंगल लिखा हुआ मिलेगा। अब ये क्या है सर जी, सॉलिड एंगल क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, वो आज क्या करना है अपने को आज के लेक्चर में सीखना है, इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज इसमें याद रखना, जितना मैं सॉलिड एंगल के बारे में बता दूंगा उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं जानना आपको, ठीक है। जो मैं सॉलिड एंगल में बता दूंगा उतना याद रखना, उतना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर सिलेबस और फॉर योर क्वेश्चंस जो कि आप सॉल्व करोगे। तो सॉलिड एंगल स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं प्लेन एंगल के बारे में। प्लेन एंगल, अब इसका तुमने नाम नहीं सुना है लेकिन इसके बारे में तुमने भर भर के पढ़ लिया होगा। प्लेन एंगल का कभी नाम नहीं सुना होगा लेकिन तुमने इसके बारे में जरूर पढ़ लिया है। अब प्लेन एंगल क्या होता है, तो एक आर्क इमेजिन करो, इस तरह का एक आर्क इमेजिन करते हैं और यहाँ पर एक पॉइंट है O। क्या करते हैं ना, ये जो आर्क मैंने बनाया है ये पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, ये जो आर्क मैंने बनाया था ये पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो उस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। अब आपको याद हो अगर ये यहाँ से यहाँ का लेंथ अगर मैं बोल दूं ये r है और ये आर्क का लेंथ यहाँ से यहाँ तक AB आर्क का जो लेंथ है सपोज मैंने L मान लिया, तो थीटा को इस तरह से डिफाइन करते थे क्या, थीटा जो होता था वो होता था आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब आर्क लेंथ अपॉन रेडियस अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो थीटा क्या हो जाएगा, L अपॉन R हो जाएगा। अब ये जो थीटा यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे ना, एक आर्क ने पॉइंट O पर जो भी एंगल सबटेंड किया था इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो एंगल है वो एक प्लेन में बन रहा है, बाइफोर प्लेन में बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल के बारे में आपने डेफिनेटली नाम से तो नहीं पढ़ा है लेकिन प्लेन एंगल आपने पहले भी देखा था। अब ये जो थीटा है यहाँ पर थीटा L अपॉन R जो है इसका एक यूनिट होता है। देख अगर इसका डायमेंशन फाइंड करोगे ना तो इधर भी लेंथ है इधर भी लेंथ है, तो थीटा जो है थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, थीटा इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। थीटा जो है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है लेकिन थीटा का यूनिट होता है, थीटा का यूनिट जो होगा वो क्या होता है, रेडियंस में होता है। जब मैंने आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाया था तभी मैंने आपको बताया था कि हम एंगल्स को फिजिक्स में रेडियंस में मेजर करते हैं, डिग्रीज में मेजर नहीं करते। और यहाँ पर हमें कन्वर्जन के लिए याद रखना होता है कि पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर है, ऐसा हमने आपको बताया था। बात समझ में आ रहा है? तो ये प्लेन एंगल नाम से तो पहले आपने नहीं सुना होगा लेकिन हाँ भाई साहब आपको ये पता होगा कि ये प्लेन एंगल होता क्या है। डिफाइन कैसे करेंगे, आर्क लेंथ को
ये जो यहाँ से यहाँ का लेंथ होता आर्क का, उसको रेडियस से डिफाइन कर दो। रेडियस मतलब इसके एंड्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन था उससे डिवाइड कर देंगे तो आपको आर्क लेंथ या आपको प्लेन एंगल इस तरह से मिल जाएगा। अब मान लो इस कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, कहानी में ट्विस्ट करते हैं। मान लो ये आर्क लेंथ नहीं बना के अगर मैं आर्क लेंथ ऐसा कुछ बनाऊं, ये आर्क लेंथ बनाऊं और अभी भी मैं बोलूं कि पॉइंट O पर जो एंगल बन रहा है वो मुझे फाइंड करना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ L का था वो यहाँ पर L डैश का हो जाएगा। जो यहाँ से यहाँ की दूरी कुछ R की थी, अब ये दूरी क्या हो जाएगी, R डैश की हो जाएगी क्या। तो हम क्या लिखेंगे, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो जो एंगल इस L वाले आर्क ने पॉइंट O पर फॉर्म किया था, L डैश वाला आर्क भी पॉइंट O पर वही एंगल सबटेंड करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, थीटा को, इस थीटा को ऐसा भी लिख सकते हैं क्या, L डैश अपॉन R डैश। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगल, प्लेन एंगल थीटा डैश को डिफाइन कर सकते हैं। अब कहानी और कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और मजेदार हो सकता है। कैसे, मान लो मैं बोलूं कि मैं ऐसे सीधा सीधा आर्क को, मैं चाहता हूं कि मेरा जो आर्क हो वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा, कोई जादुई आर्क हो, ऐसा इस तरह का कोई जादुई आर्क है। इस जादुई आर्क के कारण अगर आप पॉइंट O पर प्लेन एंगल फाइंड करो, देखो तो ये जो आर्क है इसने भी पॉइंट O पर थीटा एंगल ही सबटेंड किया है। तो इन जनरल में क्या याद रख सकता हूं, इन जनरल अपन बोलेंगे ये आर्क लेंथ और ये रेडियस का जो रेशियो है वही हमारा थीटा होगा। और ये जो थीटा है, थीटा इज इंडिपेंडेंट, थीटा इज इंडिपेंडेंट of the shape, theta is independent of the shape of arc, shape of, ये तुमने गाना सुना होगा, आज shape of arc देख लो। तो हमने क्या बताया, प्लेन एंगल। अब प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए हमने ऐसा बोल दिया कि एक आर्क इमेजिन कर लो भाई साहब, भाइयों एक आर्क इमेजिन कर लो और उस आर्क के एंड्स को पॉइंट O से ज्वाइन कर लो। आर्क के एंड्स को पॉइंट O से जब ज्वाइन कर लोगे, जो भी एंगल बनेगा पॉइंट O पर, ये आर्क के कारण पॉइंट O पर क्या होगा, प्लेन एंगल होगा। अब इसका डेफिनेशन कैसे देना है, तो डेफिनेशन बताते हैं, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। मैथ्स वाले स्टूडेंट तो पहले से ही जानते होंगे, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं वो याद रख लेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसमें मैंने आपको बताया कि ये जो प्लेन एंगल है वो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। पूछते हैं मेडिकल के एग्जाम में, पूछते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो डायमेंशन बट इट विल हैव सम यूनिट। तो ये जो प्लेन एंगल है इसका डायमेंशन क्या है, कुछ नहीं, इसका डायमेंशन 0 है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो क्या है, रेडियंस है। फिर रिलेशन क्या होता है, पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है, ये तो आप पहले से ही जानते होंगे। फिर हमने ये देखा कि अलग अलग आर्क लेंथ के लिए भी, अलग अलग आर्क लेंथ के लिए भी सेम प्लेन एंगल बन सकता है क्या। तो मैंने ये बना दिया वहां से कि प्लेन एंगल जो होगा वो इंडिपेंडेंट है शेप ऑफ द आर्क का। बात समझ में आ रहा है। इतनी बातें आपको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेनी है प्लेन एंगल के बारे में। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसी को रेफरेंस लेके सॉलिड एंगल समझाएंगे। तो मैं स्क्रीन पॉज कर लेता हूं, स्टार्ट करते हैं सॉलिड एंगल्स, ठीक है। अब फिर से बोलूंगा, ज्यादा तूफानी बनने की कोशिश मत करना, यहाँ पे जितना बताऊंगा उतना याद रख लेना, ठीक है। सॉलिड एंगल्स, अब ये जो सॉलिड एंगल है ये क्या है, 3 डायमेंशन का एंगल है। प्लेन एंगल क्या था, 2 डायमेंशन का एंगल था। सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशन का एंगल है। अब कैसे इमेजिन करना है, तो प्लेन एंगल में देखा था कि एक आर्क हमने कंसीडर किया था और आर्क ने पॉइंट O पर जो भी एंगल सबटेंड किया था वहां से अपने को प्लेन एंगल मिला था। सॉलिड एंगल के लिए अपने को क्या करना है, एक एरिया अज्यूम करना है। एक एरिया अज्यूम करेंगे इस तरह का, मैंने मान लो एक डिस्क के शेप का एरिया मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है और इस डिस्क के हर एक पेरिफेरी से, ये जो डिस्क है इस डिस्क के हर एक पेरिफेरी से क्या करते हैं, कोई पॉइंट O पर, डिस्क के हर एक पेरिफेरी से पॉइंट O पर अगर मैं लाइंस ज्वाइन करना स्टार्ट करूं तो ये बहुत ही नॉर्मल से कॉमन सा डायग्राम है। जैसे आप ऐसा इमेजिन करोगे एक ऐसा डिस्क है और आपने क्या किया, डिस्क के हर एक पेरिफेरी से पॉइंट O पर लाइंस बनाना स्टार्ट कर दिया, तो एक कोन शेप का डायग्राम बन जाएगा क्या। वो कॉर्नेटो वाली आइसक्रीम आती है उसमें एक चॉकलेट का ऐसा डिस्क लेयर होता है, ठीक है, तो वो वैसे इमेजिन कर सकते हो। तो हमने क्या बोला, एक इस तरह का डिस्क है, ठीक है, कोन का एक डिस्क था ऐसा। अब डिस्क के पेरिफेरी में जितने भी पॉइंट्स है सब में से लाइंस बनाना स्टार्ट कर दो।
अब जब आप सब में से लाइन बनाना स्टार्ट करोगे कुछ इस तरह का कोन का शेप का बनेगा क्या? अच्छा, अब वो जो कोन शेप का डायग्राम बनेगा, वो कोन शेप का जो डायग्राम बन रहा है वो अगर आप ध्यान से देखोगे तो पॉइंट ओ पर एक एंगल सबटेंड हो रहा है क्या? वो जो कोन था 3 डायमेंशन में, हर डायरेक्शन में ऐसे कोन जो निकल रहा है, ये जो कोन निकला हर डायरेक्शन में, ये पॉइंट ओ पर क्या कर रहा है? एक एंगल सबटेंड कर रहा है। अब ये जो एरिया है पॉइंट ओ पर जो एंगल सबटेंड करेगा, तो एरिया सबटेंडेड बाय एंगल सबटेंडेड बाय एन एरिया एट पॉइंट ओ पर जो एंगल बनता है उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल क्या है भाई? सॉलिड एंगल है एरिया सबटेंडेड बाय अ स्मॉल एरिया, एंगल सबटेंडेड बाय अ स्मॉल एरिया। एक स्मॉल एरिया मान लो, इसका एरिया मैंने मान लिया डीए। अब ये स्मॉल क्यों लिया है ये भी मैं बता दूंगा। ये जो एरिया डीए है, इसने पॉइंट ओ पर जो एंगल सबटेंड किया उसी को हम क्या बोलेंगे? सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब डिफाइन कैसे करेंगे सर? वहां पे प्लेन एंगल कैसे डिफाइन किया था? आर्क अपॉन रेडियस से डिफाइन किया था ना। प्लेन एंगल डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस डिस्क के सेंटर से यहां पर पॉइंट ओ को ज्वाइन करना पड़ेगा, और ये जो दूरी है इसी को क्या मानेंगे? आर मानेंगे। डिस्क का सेंटर और पॉइंट ओ को ज्वाइन करने से जो दूरी आएगी उसको क्या मानेंगे? आर। अब ये डीए मैंने स्मॉल लिया है, डीए स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि मैं क्या चाहता हूं कि इस पेरिफेरी से जितने भी लाइंस निकलेंगे ना, वो सब क्या हो जाए? इस आर के अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाए। बात समझ में आ रहा है क्या? मैं क्या चाहता हूं कि पेरिफेरी से पॉइंट ओ को ज्वाइन करने वाले जितने भी लाइंस बन रहे हैं वो सब इस परपेंडिकुलर सेपरेशन के बराबर आ जाए, मतलब पॉइंट ओ से, मतलब सेंटर से पॉइंट ओ को ज्वाइन करने वाली लाइन के ऑलमोस्ट इक्वल आ जाए। इसलिए मैंने ये डीए का एरिया क्या रखा है? स्मॉल रखा है। अब यहां पर इस डायग्राम में ये जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल के लिए हम क्या करेंगे? लेटर ओम यूज करेंगे इस तरह से, ओम 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 ओम। ठीक है, हमको क्या करना है? अगर हमें सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो सॉलिड एंगल बोलेंगे कि ये जो डिस्क था उसने जो पॉइंट ए पर एंगल सबटेंड किया था वही हमारा सॉलिड एंगल है। रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं? इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूजिंग अ लेटर ओ। अब डेफिनेशन ये तो हो गया भाई कि हाँ, एक बंदे को सिखा दिया हमने कि सॉलिड एंगल का मतलब एरिया ने जो एंगल सबटेंड किया वो सॉलिड एंगल हो गया। मैथमेटिकली आप कैसे डिफाइन करोगे? मैथमेटिकली अगर आपको डिफाइन करना है तो आप मैथमेटिकली लिखोगे ओमेगा इक्वल्स टू स्मॉल एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। मैथमेटिकली अगर आपको सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो आप लिखोगे स्मॉल एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। इस तरह से सॉल्व करने पर हमारे पास क्या हो जाएगा? ओम का वैल्यू या सॉलिड एंगल का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं? थोड़ा तूफानी बनने की कोशिश करते हैं। तूफानी बनेंगे मतलब अलग अलग एरियाज के देखेंगे कि सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान से आपको ये, अच्छा इसमें पहले और कुछ भी बता देते हैं। अब ये जो सॉलिड एंगल है ये वापस से एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इधर भी एरिया, इधर भी एरिया, इधर भी मीटर स्क्वायर, इधर भी मीटर स्क्वायर, तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। लेकिन इसका यूनिट जो होता है वो होता है स्टेरेडियन। ठीक है, इसका कोई डायमेंशन नहीं है लेकिन इसका फिर से एक यूनिट है स्टेरेडियन। और इसको डिफाइन कैसे कर रहे हैं? ओम इक्वल्स टू एरिया, स्मॉल एरिया अपॉन आर का स्क्वायर से हम क्या करेंगे? सॉलिड एंगल को डिफाइन करेंगे। अभी और भी इसमें कुछ बातें सीखना है। मान लो मैं तूफानी होने का कोशिश करूं और मैं कुछ अलग अलग एरियाज बनाना स्टार्ट करूं। ध्यान से देखना आपने को, ये जो मैंने डीए बनाया था, डीए का एरिया वेक्टर ऐसे ऊपर जाता है। डीए का एरिया वेक्टर क्या होता है? डीए क्या कैसे ऊपर जाता, डायरेक्शन। मान लो मैं एरिया वहां पर नहीं बना के अगर यहां कहीं पर एरिया एज्यूम करूं, अब ये जो मैंने रेड से बनाया है, मान लो ये एरिया है। अब ये अगर आप डिस्क वाला रेड शेप का डिस्क अगर देखोगे तो ये वापस से पॉइंट ओ पर कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? ओ पे एंगल सबटेंड कर रहा है क्या? मतलब ये डीए वाले डिस्क ने जो सॉलिड एंगल पॉइंट ओ पर बनाया था, ये डीए1 वाले एरिया ने भी उतना ही सॉलिड एंगल बनाया होगा क्या? लेकिन यहां से यहां की दूरी जो है वो बदल जाएगी। वो कितनी हो जाएगी? मान लो कुछ आर
R1 हो गया, मान लो कुछ R1 हो गया, तो एक सॉलिड एंगल, ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत सारे सॉलिड एंगल का या बहुत सारे एरियाज का एक कॉमन सॉलिड एंगल हो सकता है। जैसे अगर आपने एरिया यहाँ पर लिया तभी सॉलिड एंगल ओम का फॉर्म हुआ, अगर एरिया आपने यहाँ पे लिया तभी ओम का फॉर्म हुआ, यहाँ पे लेते तभी ओम का सॉलिड एंगल फॉर्म होता। तो जिस तरह से मैंने इसे पहले वाले डेफिनेशन में देखा था, हमने इसे पहले वाले डेफिनेशन में देखा था कि बहुत सारे आर्क्स का एक प्लेन एंगल हो सकता है, उसी तरह बहुत सारे एरिया का या स्मॉल एरिया को ना कॉन्टूर बोलते हैं, बहुत सारे छोटे कॉन्टूर एरियाज का या बहुत सारे कॉन्टूर्स का एक सॉलिड एंगल पॉइंट ओ में हो सकता है। क्या बात समझ में आ रहा है? मान लो मेरे को इतने से मन नहीं कर, मैं चाहता हूं कि और तूफानी हो जाऊं, मैं बोल रहा हूं कि जो एरिया है ना, वो एरिया को मैंने कुछ इस तरह के शेप का इमेजिन किया है, जो डिस्क है वो कुछ इस तरह से रखा हुआ है, ब्लू से मैंने बनाया है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं आपको, इस तरह से मैंने डिस्क बनाया। अब ये जो डिस्क है जो मैंने ब्लू से बनाया है, अगर आप ध्यान से सोचोगे तो ये जो डिस्क है जो ब्लू से बनाया है, ये डिस्क भी पॉइंट ओ पर उतना ही सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा जितना पहले डीए वाले डिस्क ने किया था ना, या ये जो ब्लू से मैंने डिस्क बनाया है वो उतना ही सॉलिड एंगल फॉर्म करना है जितना ये रेड वाला फॉर्म कर रहा है। लेकिन ये जो डीए है जो मैंने ब्लू से बनाया है, इसका अगर आप वेक्टर देखोगे एरिया वेक्टर, तो वो डीए से कुछ एंगल पर है ना, मान लेते हैं ये जो एंगल है वो क्या है, कुछ तो थीटा एंगल का है, और इस एरिया का नाम दे दो DA2। ये जो एरिया था इस एरिया का नाम मैंने क्या दे दिया, ब्लू वाले एरिया का नाम मैंने दे दिया DA2। अब अगर मैं बोलूं आपको कि आपको सॉलिड एंगल डिफाइन करना है DA2 एरिया के, DA2 एरिया के अगर आपको सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो आप ऐसा कुछ लिखोगे क्या, ओमेगा फॉर कौन सा एरिया, DA2। अगर मैं DA2 एरिया के लिए सॉलिड एंगल डिफाइन करूंगा तो मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा क्या, DA2 अपॉन R स्क्वायर, ये लिखूंगा क्या, हाँ या ना, ध्यान से सोचो तो ऐसा लिख देंगे क्या, नहीं, इस तरह से अगर लिख दोगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर मुझे DA2 के लिए सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो DA2 के लिए सॉलिड एंगल वो कैसे डिफाइन करेंगे। अब ये जो DA है, ये जो DA2 है वो DA से कुछ एंगल पर इंक्लाइंड है क्या, थीटा एंगल पर। अब अगर इसका एरिया वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर थीटा एंगल पर है, मतलब इन दोनों के प्लेन्स के बीच में ये जो एंगल होगा, इधर ये वाला जो प्लेन है वो मेरा कौन सा प्लेन है, वो प्लेन है DA का, और ये जो प्लेन होता वो प्लेन DA2 का होता गया, तो दोनों प्लेन्स के बीच में भी एक एंगल कितना बन रहा है, थीटा का एंगल बन रहा है। अब एक्चुअल में अगर आप सोचोगे ना तो मुझे तो भाई सॉलिड एंगल DA अपॉन R स्क्वायर डिफाइन करना था, मतलब इस DA2 का मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा क्या, ये जो DA2 एरिया है ना, देखो DA कुछ ऐसा है, ये DA कुछ ऐसा है, ये DA2 ऐसा कुछ है, तो ये जो DA2 है इस DA2 का मुझे कंपोनेंट रिजॉल्व करना पड़ेगा क्या। जब मैं DA2 का कंपोनेंट रिजॉल्व करूंगा तो एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब ये जो DA के अलोंग जो कंपोनेंट आ रहा है वही तो सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा ना पॉइंट ओ पर, बात समझ में आ रहा है। अब DA2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो DA2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट DA के बराबर आ जाएगा क्या। तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखा ना ओमेगा फॉर DA2, वो DA2 अपॉन R स्क्वायर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, आपको एक्चुअल में ये लिखना पड़ेगा ओमेगा फॉर DA2 का मतलब हो जाएगा DA2 cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, और जनरल बनाया जा सकता है। कैसे? हम ये cos थीटा sin थीटा वाला झंझट याद ही नहीं रखते, हम क्या याद रखते हैं, हम ऐसा लिख देते हैं सॉलिड एंगल फॉर एनी एरिया, किसी भी एरिया के लिए सॉलिड एंगल क्या हो जाएगा, तो DA परपेंडिकुलर अपॉन R स्क्वायर। अब DA परपेंडिकुलर क्या है सर, तो ये जो DA परपेंडिकुलर मैंने लिखा है वो है एरिया का वो कंपोनेंट जो R के परपेंडिकुलर है, इतना याद रखेंगे। सर ये तो मेरे को कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है सर, एकदम अजीब सा लग रहा है भाई, थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, पहली बार पढ़ा है आपने, लेकिन आपको ये डायग्राम और ये कहानी याद रखनी है जैसे मैंने याद रखा है। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि प्लेन एंगल कैसे बन रहा था, आर्क ने पॉइंट ओ पर जो एंगल सबटेंड किया था उसको मैंने बोला था प्लेन एंगल। अब मुझे सीखना है कि सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करेंगे।
तो सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला कि अगर आपको कभी भी सॉलिड एंगल डिफाइन करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, एक स्मॉल एरिया इमेजिन करो। अब उस स्मॉल एरिया में जो भी एंगल सबटेंड किया होता पॉइंट O पर, वो जो स्मॉल एरिया है वो पॉइंट O पर जो भी एंगल सबटेंड करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल बोलेंगे। अब इसको सॉलिड एंगल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 डायमेंशन में है, 3 डायमेंशन में है, इसलिए हमने इसको सॉलिड एंगल का नाम दे दिया। फिर मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे, तो जिस एरिया ने वो एंगल सबटेंड किया है, जिस एरिया ने वो एंगल सबटेंड किया है, एरिया को पॉइंट और एरिया के सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उससे अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे ओम से। ओम इज इक्वल टू DA अपॉन R स्क्वायर। DA अपॉन R स्क्वायर हमारा सॉलिड एंगल का डेफिनेशन हो जाएगा। अब साफ साफ देखने से लग रहा है कि इसका जो डायमेंशन है वो तो कुछ नहीं आने वाला, इधर भी एरिया का डायमेंशन, इधर भी एरिया का डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है लेकिन यूनिट होता है इसका यूनिट होता है, और इसका यूनिट कितना होगा, स्टेरेडियन। तो यहाँ पर जो सॉलिड एंगल मैंने डिफाइन किया उसका यूनिट क्या है, स्टेरेडियन है। अच्छा, फिर हमने क्या किया, अलग अलग एरियाज के लिए सॉलिड एंगल देखना स्टार्ट किया। अब अलग अलग एरिया, पहले मैंने ये ब्लैक वाला जो एरिया था ना DA, इसके लिए मैंने सॉलिड एंगल ओम डिफाइन किया। फिर मैंने देखा कि अगर मैं ये ब्लैक एरिया इधर नहीं ले लिया तो इधर ले लूं, तब भी तो वही सॉलिड एंगल बन रहा है पॉइंट O पर। मैंने और तूफानी होने का सोचा, मैं अगर ऐसा इंक्लाइन होकर कोई एरिया ले लूं तब भी तो सॉलिड एंगल इतना ही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है क्या कि अलग अलग एरियाज के लिए सेम सॉलिड एंगल फॉर्म किया जा सकता है पॉइंट O पर। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, अलग अलग अरेंजमेंट्स के लिए सॉलिड एंगल डिफाइन किया। फिर हमने फाइनली आपको ये इंक्लाइन वाले में बताया कि जब भी एरिया कुछ एंगल पे इंक्लाइन होगा R से, तब आपको कैसे कैलकुलेट करना है, तो आपको उस एरिया का वो कंपोनेंट ढूंढना है जो R के परपेंडिकुलर है। R के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट ढूंढ लो जिसको DA परपेंडिकुलर बोल देंगे, और DA परपेंडिकुलर को R के स्क्वायर से जब डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, सॉलिड एंगल होगा। थोड़ा अजीब सा लग सकता है आपको, लेकिन आपको ये कहानी याद रखनी है जैसे मैंने याद रखी। बात समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? तो ये सब कंसेप्ट यहाँ पे जो है ना वो अपने कोई काम के नहीं, अपने को तो बस इसका जो रिजल्ट आएगा सॉलिड एंगल प्लेन एंगल में रिलेशन, वहां से अपने को मतलब है, लेकिन फिर भी ये होता क्या है वो समझाने की कोशिश की जाती है। क्लियर है क्या? फिर से स्क्रीन पॉज करेंगे और नोट करेंगे इन सब चीजों को। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, रिलेशन बिटवीन solid angle and plane angle। ठीक है, एक रिलेशन होता है सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में। अब ये डेरिवेशन में कराऊंगा जरूर, लेकिन डेरिवेशन कोई काम का नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, बस डेरिवेशन इसलिए बताता हूं कि शायद थोड़ा फील हो जाए, थोड़ा समझ में आ जाए, याद करना थोड़ा आसान हो जाए। डेरिवेशन में बोल रहा हूं, किसी भी एग्जाम के लिए आपको नहीं जरूरत है कि आप डेरिवेशन याद करो। ठीक है, मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास एक इस तरह के शेप का आर्क है, इमेजिन कर भाई ऐसा मेरे पास कोई तो थीटा शेप का आर्क है। ठीक है, ये आर्क था थीटा शेप का, इस आर्क को घुमाना स्टार्ट करो। जब आप इस आर्क को घुमाना स्टार्ट करोगे ना, ऐसे 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 जब इसको घुमाओगे तो आप देखोगे कि ये कोन फॉर्म कर रहा है घूमने से। जब आपने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा, ये एक कोन फॉर्म करना स्टार्ट करेगा। मैं इसको अलग से नहीं बना देता हूं। वो जो आर्क है, ये जो आर्क है, मान लो कुछ आर रेडियस का आर्क था जिसका रेडियस कितना है, आर है। अब ये प्लेन एंगल फॉर्म कर रहा है, ये जब आर्क था तो ये प्लेन एंगल थीटा फॉर्म कर रहा था। इसको मैंने 3 डायमेंशन में जब घुमाना स्टार्ट कर दिया, इसको जब मैंने 3 डायमेंशन में घुमाना स्टार्ट कर दिया तो कुछ इस तरह का एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। अब ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ये क्या हो जाएगा, ये एक सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा क्या, पॉइंट O पर जब आप इसको घुमाओगे तो ये क्या करेगा, एक कोन के शेप के का स्ट्रक्चर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी ये क्या है, प्लेन एंगल, इसको 3 डायमेंशन में घुमाओ। जब 3 डायमेंशन में घुमाओगे तो वो कोन के शेप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो कोन के शेप का दिखना स्टार्ट हो जाएगा
तो पॉइंट O पर एक सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब अपने को क्या करना है, अपने को इस सॉलिड एंगल को, ये जो सॉलिड एंगल है O और ये जो थीटा है प्लेन एंगल, इन दोनों में अपने को रिलेशन फाइंड करना है। बात समझ में आ रहा है? सॉलिड एंगल O और थीटा में अपने को रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब ये जो मेरे पास 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर आया, ये कैप के शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। ये कैप है, ये जो कैप है यहाँ पर, इस कैप ने पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड किया है वो ओम है, सॉलिड एंगल है, और ये आर्क में जो एंगल सबटेंड किया होता वो क्या होता? थीटा होता। इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ये जो थीटा है इसको क्या बोलते हैं? सेमी वर्टिकल एंगल। बुक्स में जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो शायद तुमको इस नाम से मिल सकता है। ये थीटा को, ये थीटा यहाँ पर या तो प्लेन एंगल बोलो, या तो ये यहाँ का प्लेन एंगल है, या इसको क्या बोल देंगे? सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल। इतना टेक्नोलॉजी, मतलब इतना टर्मिनोलॉजीज अपने को नहीं देखना, टेक्नोलॉजीज तो देखना ही है भाई साहब, टर्मिनोलॉजीज नहीं देखना। अब थीटा और इस ओम में अपने को क्या करना है? रिलेशन बनाना है। अब ध्यान से देखना है रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर से डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, डेरिवेशन बस इसलिए बताया जा रहा है कि शायद याद करना थोड़ा आसान हो जाए। अब अगर मुझे सॉलिड एंगल डिफाइन करना होगा, सॉलिड एंगल डिफाइन करने के लिए मुझे इस कॉन्टूर का, ये जो कैप है, ये कैप में एरिया जो, सॉरी यहाँ जो कैप है, ये जो कैप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस कैप को मैं कुछ अलग डायग्राम से बना देता हूँ, अलग कलर यूज कर लेता हूँ, मैं ग्रीन कलर यूज कर लेता हूँ कैप के लिए। मर क्यों रहा है भाई? ये जो कैप है ग्रीन रंग का, इस ग्रीन रंग के कैप में पॉइंट O पर जो एंगल सबटेंड किया होगा वो सॉलिड एंगल है, ठीक है? मुझे वो कैलकुलेट करना है। अब हमने सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? सॉलिड एंगल जो है ओम जो होगा वो DA/r² होगा क्या? अब फिर से ये जो कैप है ना बहुत छोटा है, क्या मैंने मान लिया है, ठीक है? अब कैप का एरिया निकालना है, तो कैप का एरिया ध्यान से देखते हैं कैसे फाइंड आउट करना है। कैप का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ना क्या करो, यहां से अल्फा एंगल पर, यहां से अल्फा एंगल पर एक आर्क बना लो। यहां पर आर्क मतलब एक छोटा सा आर्क कट कर लो डी अल्फा का, ठीक है? हमने क्या किया, ध्यान से देखना है डायग्राम। ये जो मेरे पास लाइन था, हॉरिजॉन्टल लाइन था, इसमें से अल्फा एंगल घूमकर, मैं कोई अलग कलर से यूज कर लूं इसको, अलग कलर मेरे पास और कौन सा है? ब्लू। ब्लू तो मिल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा रेड, रेड आई कैन यूज रेड। अल्फा एंगल पर जाकर अल्फा एंगल पर जाकर क्या कर रहे हैं, एक इस तरह का आर्क कट कर ले रहे हैं। अब इस आर्क को थिकनेस मानकर, इस आर्क को थिकनेस मानकर अपने को क्या करना है, एक रिंग बना लेना है यहां पर 3 डायमेंशन शेप का, इस तरह का। बात समझ में आ रहा है? जैसे वो तुमने देखा होगा कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है, कैप्टन अमेरिका का जो शील्ड है वो कैप के शेप का है। अब वो शील्ड में अगर देखोगे तो उसमें ब्लैक एक रेड रंग की ऐसी स्ट्रिप बनी है, वही ये कैप्टन अमेरिका का शील्ड है, और ये एक ऐसी स्ट्रिप बनी हुई है। तो वो जो स्ट्रिप है वो क्या रिंग के शेप की है क्या? तो मैंने क्या किया, अल्फा एंगल पर जाकर डी अल्फा का रेफरेंस लेके एक आर्क वहां पे कट कर दिया है, जिसका थिकनेस कितना हो जाएगा, आर डी अल्फा का, जिसका थिकनेस हो जाएगा आर डी अल्फा का। अब वो जो रिंग मैंने बनाया ना, अगर मैं उसको अलग से बना लूं बाहर, वो जो रिंग मैंने बनाया है अगर उसको अलग से बाहर बना लिया जाए तो कुछ तो इस तरह के शेप का वो रिंग है। कुछ तो इस तरह के शेप का वो रिंग है। अब रिंग का अगर मुझे रेडियस लिखना है, देखो रिंग का थिकनेस क्या है, रिंग का थिकनेस यहां से यहां तक का अगर जो थिकनेस है वो r टाइम्स ऑफ d अल्फा आया है क्या? जो रिंग है उसका रेडियस कितना आ रहा है, उसका थिकनेस कितना आ रहा है, r टाइम्स ऑफ d अल्फा। अब उसका रेडियस मुझे जानना है, रेडियस का मतलब ये लेंथ जानना है क्या? देखो तो डायग्राम में अगर मैं बोलूं कि मुझे रिंग का रेडियस जानना है, मतलब यहां से यहां का लेंथ जानना है, ये एंगल अल्फा और ये पूरा है r, ये यहां से यहां तक ये पूरा है r और ये एंगल है अल्फा। तो ये ट्रायंगल अगर यूज किया जाए, मान लो ये ट्रायंगल है जो मैंने डॉटेड डॉटेड लाइन ब्लैक से बनाया है,
ये पहला रेड लाइन और ये जो ब्लैक मैंने सॉलिड बनाया है, ये ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो ये लेंथ को मैं r sin अल्फा लिख सकता हूं क्या? अब r sin अल्फा जो है वो एक्चुअल में इसका रेडियस हो गया r sin अल्फा। अब r sin अल्फा अगर इसका रेडियस हो गया तो वो जो रिंग है एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग, ये जो एलिमेंटल रिंग मैंने कट किया है, अगर मुझे उसका एरिया कैलकुलेट करना होता तो एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 पाई r इनटू sin अल्फा, इसका पेरीमीटर इनटू थिकनेस, इसको जब काट के ऐसे एक्सपैंड करोगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा क्या? रेक्टेंगल है जिसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r sin अल्फा और जिसका विड्थ कितना हो जाएगा r d अल्फा। तो रिंग का एरिया अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 2 पाई r sin अल्फा r d अल्फा, तो ये r स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? d अल्फा हो जाएगा। इस तरह से ये जो एलिमेंटल रिंग बन रहा है रेड कलर का, इसका मैंने एरिया फाइंड कर लिया। अब अगर मुझे टोटल कैप का एरिया जानना है, अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ द कैप, एरिया ऑफ द कैप, वो जो कैप फॉर्म हुआ है अगर मुझे उसका एरिया लिखना है तो एरिया ऑफ द रिंग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा क्या? इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा अपने को 2 पाई r स्क्वायर sin अल्फा d अल्फा। अब जब इंटीग्रेशन करना स्टार्ट करोगे तो अल्फा के लिमिट्स पुट करोगे। अब अल्फा के लिमिट्स कहां से कहां जाएंगे? तो अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये अल्फा जो इसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू थीटा हो सकता है क्या? मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू थीटा हो जाएगा। आपने जब अच्छा ये यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं सर, माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2 लेंगे क्या? नहीं, तुम 0 से थीटा ही अगर घूमोगे ना, देखो 0 से थीटा में तुमने पूरा इसको कवर कर दिया है, तो 0 से थीटा में अगर तुम इसको पूरा कवर कर दोगे तो यहाँ पर लिमिट क्या पुट करना है अपने को? 0 से लेकर थीटा तक का लिमिट पुट करना है। अब अगर मैंने एरिया ऑफ द कैप फाइंड किया, एरिया ऑफ द कैप, कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दिया 2 पाई r स्क्वायर sin अल्फा d अल्फा का इंटीग्रेशन हो जाएगा, sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos थीटा होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे cos ऑफ अल्फा और लिमिट्स पुट कर देंगे 0 से थीटा तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर sin अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस भी होता है भाई साहब, माइनस भी होता है इधर, ये हो जाएगा माइनस में अपर लिमिट, तो लिमिट्स इंटरचेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसा लिख देंगे 1 माइनस cos अल्फा। आप इसको सॉल्व करना, आपको सॉल्व करने के लिए वैल्यू मिल जाएगा। अब स्क्रीन पॉज करके आप ये नोट कर लेना। अब स्क्रीन पॉज करने के बाद, नोट करने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो अब मैं क्या कर सकता हूं ना, मैं वो जो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों सर, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कैप का एरिया ढूंढ लिया हमने, कैप का एरिया कितना आ रहा है? 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा का आ रहा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो कैप है वो हमेशा r रेडियस पे है क्या? पॉइंट O से, हमेशा r सेपरेशन में, कैपिटल R के सेपरेशन पर अगर है तो यहाँ पर हम O को क्या लिखेंगे? O कैन बी रिटन एज, DA के प्लेस में ये पूरा एरिया कैप का एरिया लिख सकते हैं। ये जो DA था वो एक्चुअल में था एरिया ऑफ कैप। अब एरिया ऑफ कैप मैंने फाइंड कर लिया था, वो आया था 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा, 2 पाई r स्क्वायर 1 माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर कर दो। r स्क्वायर से ये r स्क्वायर जब गायब हो जाएगा तो आपको ये जो रिलेशन आएगा ना, वही रिलेशन याद रखना है। ये रिलेशन बहुत ही काम का है इस चैप्टर में, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, और किसमें? लाइट वाले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चन आएंगे इसके। तो ओमेगा और अल्फा में, ओमेगा और थीटा में रिलेशन क्या है? 2 पाई, इसका लिमिट्स मैंने नहीं पुट किया था, 1 माइनस cos थीटा हो गया यहाँ पे, 1 माइनस cos थीटा, थीटा का प्लेन एंगल, ओ क्या है? सॉलिड एंगल। अब याद कैसे रखना है भाई साहब? ये फॉर्मूला के जैसा याद रखना है, और ये डायग्राम का ये फॉर्मूला है, ये डायग्राम याद रखोगे, ये फॉर्मूला याद रखोगे, तब जाके आप सॉलिड एंगल के कांसेप्ट को यूज कर पाओगे। फिर से बोल रहा हूं, डेरिवेशन इतने कोई काम का नहीं है तुम्हारे, डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं होना चाहिए तुमको क्या करना है? तुमको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। वहां पे थीटा जो है, थीटा इज द सेमी वर्टिकल एंगल बोल दो, या ऐसा बोल दो थीटा इज द प्लेन एंगल जिसके कारण क्या हो रहा है? सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है। तो ओमेगा और थीटा में रिलेशन है 2 पाई 1 माइनस cos थीटा, बहुत ही काम का रिलेशन है। अब ये बहुत ही ज्यादा काम का रिलेशन है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो अगर मुझे बताना हो कि भाई ये जो मैंने आपको रिलेशन है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है,
मान लो अगर मैं बोलूं, ध्यान से देखना अभी, पहले मैं इसको स्क्रीन को रब कर लेता हूं फिर मैं बताता हूं आपको। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, रिकॉर्डिंग हो रही है ना यार। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने एक रिलेशन बना दिया। रिलेशन क्या था, ओम 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 इक्वल्स टू 2 पाई आया था ना, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। ओम का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 पाई 1 माइनस कॉस अल्फा। अब इससे आगे क्या करते हैं, कहानी बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है ये। मान लो मैं बोलूं, ध्यान से देखना, ये एक आर्क है, ये एक आर्क है और इस आर्क ने क्या किया है, पॉइंट ओ पर कोई तो थीटा एंगल सबटेंड किया है। अब अगर मैं बोलूं कि ये जो आर्क है इसको अगर मैं पूरा कंप्लीट कर दूं, मान लो ये सर्कल ले लिया जाए, मैंने क्या बोला, एक ऐसा सर्कल इमेजिन कर लो, सर्कल। और ये जो सर्कल जो है इसके सेंटर पर अगर मैं बोलूं कि सर्कल के सेंटर पर कितना प्लेन एंगल बन रहा है ये बताओ भाई साहब। सर्कल था और मुझे सर्कल के सेंटर पे जानना है कितना प्लेन एंगल बन रहा है। तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या है, सर्कल है, सर्कल को अगर सर्कल के सेंटर पर अगर मुझे प्लेन एंगल जानना है तो हम क्या जानते थे, थीटा जो होता था वो आर्क लेंथ। अब यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा का लेंथ कितना हो जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर हो जाएगा। अगर इसका रेडियस आर है तो, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका आर क्या लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाई आर। आर से आर जब आप कैंसिल कर दोगे तो थीटा का वैल्यू 2 पाई आ जाएगा क्या। इसका मतलब जब एक पूरा कंप्लीट सर्कल है और इस कंप्लीट सर्कल के कारण अगर मुझे सेंटर पर प्लेन एंगल जानना है तो उसका वैल्यू 2 पाई होगा क्या। अब एक बात अगर आपने नोटिस किया हो, मान लो ये r रेडियस का लूप सर्कल या r/2 रेडियस का सर्कल इमेजिन करो। r रेडियस का सर्कल लो या r/2 रेडियस का सर्कल लो, दोनों ही केसेस में यहाँ पर जो सॉलिड एंगल बनेगा पॉइंट O पर वो 2 पाई का रहेगा क्या, सॉलिड एंगल प्लेन एंगल। अगर आप सर्कल इमेजिन करो r रेडियस का या आप सर्कल इमेजिन करो r/2 रेडियस का, दोनों ही केसेस में पॉइंट O पर जो सॉलिड एंगल प्लेन एंगल बनेगा वो 2 पाई का रहेगा क्या। अब मान लो मुझे तूफानी होना है, मैंने बोला मैं ऐसा क्यों लूं, मैं अगर कुछ ऐसा इमेजिन करूं, कोई भी शेप का, ऐसे आड़े टेढ़े शेप का, अगर मैं आड़े टेढ़े शेप का एक क्लोज लूप ऐसा इमेजिन कर रहा हूं तो उस केस में भी सॉलिड एंगल जो अंदर वाले पॉइंट पर होगा, प्लेन एंगल, अभी प्लेन एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अभी जो भी बोल रहा हूं सब प्लेन एंगल है, सॉलिड एंगल नहीं है, बार-बार निकल जा रहा है, पता नहीं क्यों, क्या मिस्टेक हो गया मेरे से। तो ये जो मैंने अजीब सा डायग्राम बनाया है अमीबा के शेप का, अब अमीबा का शेप इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि अमीबा कोई शेप होता नहीं है तो उसका भी कोई शेप है नहीं। तो किसी भी शेप का अगर आप आर्क बनाओगे और वो क्लोज्ड है तो वो इनसाइड वाले पॉइंट पे कितना प्लेन एंगल फॉर्म करेगा, तो 2 पाई का। इसको जनरलाइज करके क्या करेंगे, नोट बना लेंगे, नोट लिख लेंगे, फॉर एनी क्लोज्ड आर्क प्लेन एंगल at any inside point, plane angle at any inside point, plane angle at any inside point is 2 pi। ये बात आपको याद रखना है। किसी भी शेप का अगर आपने एक लूप इमेजिन कर लिया, अब किसी भी शेप का मतलब अगर ये इस तरह की शेप का हो सकता है, तो अगर मैं बोलता कि ये स्क्वायर शेप का लूप है और मेरे को क्या करना है, अंदर में कोई पॉइंट है जिसमें मुझे प्लेन एंगल जानना है, तो आप सीधा लिख दोगे 2 पाई। बात समझ में आ रहा है। किसी भी शेप का डायग्राम हो आप खुद से इमेजिन करो ना। जब आप क्या करोगे, मान लो यहाँ पे स्क्वायर के इस वाले एंड से इस वाले एंड से इस वाले एंड से इस वाले एंड से इधर आ गए, तो आप एंगल वाइज कितना रोटेट करोगे, 2 पाई रोटेट कर गए क्या।
कोई भी शेप का आप क्लोज लूप इमेजिन कर लो, स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्यूब, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, कोई भी शेप का इमेजिन करोगे तो जब आप एक एंड से घूम के दूसरे एंड पे आओगे तो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 पाई का हो रहा है। आपने इस तरह का जब सर्कल में घूमा था तब भी 2 पाई हो रहा था, आप जब इस तरह के स्क्वायर लूप में घूमोगे तब भी 2 पाई का होगा। इस तरह से अजीब से शेप में भी जब आप घूमोगे तो आपका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं मैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई का रहेगा। क्या सर ये सब क्यों बता रहे हो? ये सब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि क्लोज एंगल से हम इसको क्या करने वाले हैं, रेट करने वाले हैं। देखो कैसे, अब मैंने ये देखा कि अगर क्लोज लूप था, अगर क्लोज लूप था तो प्लेन एंगल बन रहा था। अब मैं क्या बोलूंगा, क्लोज वॉल्यूम है, अगर क्लोज वॉल्यूम है तो वो जो एंगल सबटेंड करेगा सेंटर पर उसी को तो सॉलिड एंगल बोलेंगे ना। देखते हैं समझ में आ जाएगा। मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे पास जो क्लोज एरिया है, वो किस शेप का है, वो स्फीयर के शेप का है। मतलब स्फीयर के कारण जो एरिया बनेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो एक बार व्हाइट बोर्ड पर अच्छा से रब करो तो दिखेगा तुम्हें अच्छा से। मेरा जीवन पूरा कागज नहीं, मेरा जीवन काला, व्हाइट बोर्ड काला ही रह गया, साफ तो कुछ हुआ ही नहीं। मान लो मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास क्या है ना, एक इस तरह का स्फीयर है, SPHERE, एक इस तरह का स्फीयर है और इस स्फीयर के कारण मुझे पॉइंट O पर क्या करना है, सॉलिड एंगल जानना है। स्फीयर था, स्फीयर के कारण मुझे पॉइंट O पर क्या करना है, सॉलिड एंगल जानना है। ठीक है, बेसिक तरीका से जाते हैं। बेसिक तरीका से अपन क्या बोलते हैं, मान लो इसके सरफेस पे एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लेते हैं, इसके सरफेस पर एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लेते हैं। अब ये जो छोटा सा एरिया है, अगर मुझे सॉलिड एंगल डिफाइन करना होता, d ओम लिख देता हूं उस छोटे से एरिया के लिए। अब अगर मुझे d ओम डिफाइन करना होता है इस छोटे से एरिया के लिए, तो d ओम का वैल्यू क्या लिखें, d ओम का वैल्यू dA अपॉन उसके रेडियस का स्क्वायर हो जाता है। अब अगर मैंने स्फीयर इमेजिन किया है ना, बहुत ही शानदार डायग्राम है स्फीयर। क्यों? क्योंकि तुम यहां से भी r रेडियस पे हो, यहां से भी r रेडियस पे, यहां पे भी r रेडियस पे, कहीं पे भी चले जाओ, आप हमेशा स्फीयर के सरफेस से r रेडियस पे हो। इसका मतलब अगर आपने कॉन्टूर यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, कहीं पे भी सरफेस में कॉन्टूर बनाओगे आप हमेशा r रेडियस पे हो गया। तो हमेशा d ओमेगा आप कैसे डिफाइन करोगे, d अपॉन r स्क्वायर। अब अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है, यहां पर सॉरी अगर मुझे ओम फाइंड करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ dA अपॉन r स्क्वायर करेंगे। 1 अपॉन r स्क्वायर तो सबके लिए कांस्टेंट था। अब इंटीग्रेशन dA, जितने भी छोटे प्यारे एरियाज हैं, सारे छोटे प्यारे एरियाज को जब तुम ऐड कर दोगे उस स्फीयर का पूरा एरिया बना देगा। क्या इंटीग्रेशन ऑफ dA का मतलब क्या हो गया, जितने भी सरफेस में छोटे एरियाज थे सबको ऐड कर दिया मैंने। जब मैंने सबको ऐड कर दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ dA जो होगा वो सिंपली इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। तो जब आप इसका सरफेस एरिया लिखोगे तो यहाँ पर ऐसा आ जाएगा, ओम इक्वल्स टू dA का मतलब हो गया 4 पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r स्क्वायर से ये r स्क्वायर अगर मैं गायब कर दूं, इसका मतलब ओम या जो सॉलिड एंगल फॉर्म हो रहा है वो 4 पाई का फॉर्म हो रहा है। हाँ या ना? अब ये जो मेरे पास वैल्यू आया है तो बहुत अच्छा डायग्राम था स्फीयर का, इसलिए मेरे पास 4 पाई आया। अब अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, जैसे मैंने प्लेन एंगल में बताया, प्लेन एंगल में हमने पहले देखा कि अगर एक सर्कल के शेप का आर्क है तो सेंटर पर या किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट पर जो प्लेन एंगल बना था वो 2 पाई का बना था। फिर मैंने इसी को क्या किया था, अलग अलग शेप के एरियाज के लिए रिलेट कर दिया गया। अगर स्क्वायर शेप का मेरे पास क्लोज लूप होता तब भी सेंटर वाले पॉइंट पर या इनसाइड वाले पॉइंट पर जो प्लेन एंगल बनता वो 2 पाई का होता। अगर वो बात समझ में आया है तो इसी को रेफरेंस लेके हम क्या बोलेंगे, फॉर क्लोज एरिया ऑफ एनी शेप, फॉर क्लोज, इसको याद रखना है, फॉर क्लोज एरिया ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का क्लोज एरिया है, सॉलिड एंगल एट एनी इनसाइड पॉइंट, सॉलिड एंगल at any inside point, solid angle at any inside point is 4 pi। ये मैंने तुमको एक स्फीयर के लिए बता दिया, लेकिन अगर ये स्फीयर नहीं होके मान लो इस तरह का डायग्राम होता,
स्फीयर नहीं होके मान लो ये जो डायग्राम होता, ये जो एरिया होता वो कुछ और शेप का होता है, इस तरह का क्यूब मान लो, क्यूबॉइड मान लो, कुछ भी मान लो। इस तरह का अगर मैं एरिया एक क्लोज एरिया ले लो जैसे क्यूबॉइड या क्यूब, और इसके कारण मुझे सेंटर पर अगर सॉलिड एंगल फाइंड करना है तो अपन क्या लिखेंगे 4 पाई। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप ऑफ अ क्लोज एरिया, क्लोज एरिया के शेप के इररिस्पेक्टिव में आप हमेशा बोलेंगे क्लोज एरिया होना चाहिए। अगर क्लोज एरिया है इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स शेप, इनसाइड वाले किसी भी पॉइंट पर अगर आप सॉलिड एंगल ढूंढोगे तो उसका वैल्यू क्या है 4 पाई का होगा। बात समझ में आ रही है क्या? आप कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सॉलिड एंगल पर, मतलब सॉलिड एंगल को यूज करके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। तो बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी तुमको कराया है, ठीक है। ऐसा मान लो कि एक डिस्क है, इस तरह से एक डिस्क है, और यहां पर ये डिस्क है मान लो कोई तो r रेडियस का, और यहां से x के दूरी पर एक q अमाउंट का चार्ज रखा हुआ, ठीक है। एक डिस्क है r रेडियस का, और x दूरी पर हमने क्या किया है एक q चार्ज लाके रख दिया है। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स, फाइंड द फ्लक्स थ्रू द डिस्क, फ्लक्स थ्रू द डिस्क because of charge q, because of charge q। वो जो चार्ज q है, इस चार्ज q के कारण डिस्क से कितना फ्लक्स लिंक होगा ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब ये क्वेश्चन मैंने सेम तुमको पहले कराया था, लेकिन वहां पर इंटीग्रेशन का हेल्प किया था। वहां पे क्या करते थे, रिंग इमेजिन करते थे, रिंग के कारण फ्लक्स कैलकुलेट करते थे, फिर रिंग से जो फ्लक्स आता था उसको पूरे एरिया के इंटीग्रेट कर देते थे तो आंसर आता था। अच्छा खासा कैलकुलेशन लगा था वहां पे, ये ज्यादा आसानी से किया जा सकता है। देखो कैसे, मान लो अगर मैं ऐसा बोलूं, ध्यान से देखना, एक ऐसा स्फीयर है और आपने q अमाउंट पे सेंटर पे q चार्ज को रख दिया है। अब जो भी फ्री लाइंस निकलेंगे वो सब डायरेक्शन में निकलेंगे क्या? हाँ या ना? जो भी फ्री लाइंस निकलेंगे वो सब डायरेक्शन में निकलेंगे। अब अगर ये स्फीयर है, अगर ये स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि 4 पाई का सॉलिड एंगल पर, 4 पाई के सॉलिड एंगल पर जो फ्लक्स लिंक होता था वो q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है क्या? हाँ यार, ये तो ऐसे ही आता था ना, अंदर में जो चार्ज रखा है डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर ये स्फीयर होता, पूरा स्फीयर होता, तो सेंटर पर सॉलिड एंगल कितना बन रहा था? 4 पाई का बन रहा था। इसका मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि अगर सेंटर पर 4 पाई का सॉलिड एंगल बन रहा है तो जो फ्लक्स लिंक होगा वो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। हाँ या ना? अब अगर 4 पाई के सॉलिड एंगल से फ्लक्स पता है, अगर 4 पाई के सॉलिड एंगल से फ्लक्स पता है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या कि एक रेडियन का जो सॉलिड एंगल होगा उसमें से जो फ्लक्स लिंक होगा वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा। अब ये जो डिस्क वाला एरिया है, इसको आप ऐसा जनरली याद रख सकते हो, एक स्टेरेडियन का जो सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स लिंक होगा वो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये जो q है, ये जो q है और यहाँ पर ये डिस्क है, डिस्क ने क्या किया होगा, यहाँ पर एक सॉलिड एंगल फॉर्म करेगा क्या? मुझे तो यही फाइंड करना है ना कि ये जो एरिया है इसमें से कितना फ्लक्स लिंक हुआ। ये पूरा इमेजिन करते अगर तो पूरा एक क्लोज डायग्राम फॉर्म होता, पूरा क्लोज डायग्राम अगर लेते तो फ्लक्स कितना लिंक होता? q अपॉन एप्सिलॉन नॉट का। लेकिन मुझे पूरे डायग्राम की फाइंड नहीं करना, मुझे सिर्फ क्या करना है, ये जो एरिया है, ये जो डिस्क का जो एरिया है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हुआ वो जानना है क्या? अब वो जानने के लिए अगर मैं ये किसी तरह से फाइंड करूं कि ये जो डिस्क है उसमें q वाले पॉइंट पर या चार्ज वाले पॉइंट पर कितना सॉलिड एंगल फॉर्म किया था, अगर मैं ये जान लूं तो सिंपलीफाई करने से आंसर आ जाएगा। हाँ या ना? तो अपन क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसके कारण जो सॉलिड एंगल है वो कैसे ढूंढा जाए। अब सॉलिड एंगल ढूंढने के लिए अगर मान लो ये एंगल मेरे को पता चल जाए थीटा, अगर ये एंगल थीटा पता चल जाए तो डिस्क के कारण पॉइंट q पर जो सॉलिड एंगल बनेगा वो भी ढूंढ सकते हैं क्या? अब थीटा निकालना आसान दिख रहा है यहाँ पर, कैसे आसान दिख रहा है देखो तो भाई, अगर मैं tan थीटा लिखूं तो tan थीटा r डिवाइडेड बाय x होगा क्या?
tan थीटा का वैल्यू ये जो ट्रायंगल है वहां से r डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अब हम क्या जानते हैं कि सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल में रिलेशन क्या होता है, ओमेगा जो था वो था 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा का, ओमेगा जो है वो है 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा का। अब अगर मुझे कॉस थीटा, अगर मुझे tan थीटा पता है तो मैं cos थीटा भी निकाल सकता हूं क्या, tan थीटा पता है इसका मतलब cos थीटा क्या हो जाएगा, अगर ये x है ये r है तो ये क्या होता है रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा क्या, अगर रूट ओवर प्लस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है cos थीटा का वैल्यू जब वहां से ढूंढ के लिखोगे ना तो cos थीटा हो जाएगा x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, cos थीटा का वैल्यू मिल गया, cos थीटा मिल गया तो यहाँ पे ओमेगा मिल जाएगा क्या, या ओम मिल जाएगा, तो ओम का वैल्यू कितना आ जाएगा, ओम इक्वल्स टू 2 पाई, ओम का वैल्यू हो गया 2 पाई 1 माइनस cos थीटा के प्लेस में क्या कर सकते हैं x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये रख दिया। अब क्या हो गया सर जी, अगर मुझे ये पता है कि एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल पर q/4 पाई एप्सिलॉन का फ्लक्स लिंक हो रहा है तो उतने सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो हम क्या लिख देंगे फ्लक्स रिक्वायर्ड जो होगा वो ये सॉलिड एंगल को एक स्टेरेडियन के सॉलिड एंगल से जो फ्लक्स होगा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा ना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा q डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे लिख दो और इस सॉलिड एंगल जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पाई 1 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना, इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे जो भी होगा वो तुम्हारा आंसर आएगा, और बिल्कुल सेम आंसर आया था जो हमने इंटीग्रेशन से भी सॉल्व किया था, इंटीग्रेशन लगा के जब सॉल्व किया था तभी ऐसे ही आंसर आया था। अभी बिना इंटीग्रेशन के बहुत ही आसानी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि आपको ये बात तो हमेशा याद ही रहेगा कि अगर एक क्लोज डायग्राम है तो क्लोज डायग्राम में जो सॉलिड एंगल बनता है वो 4 पाई का बनता है और क्लोज डायग्राम से जो फ्लक्स लिंक होता है वो q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये बात तो मुझे पता ही है, किसी तरह से अपने को क्या करना है, किसी तरह से अपने को वो जो प्लेन एंगल बन रहा है वो ढूंढना है। एक बार मैंने प्लेन एंगल ढूंढ लिया तो प्लेन एंगल से अपन क्या कर लेंगे सॉलिड एंगल ढूंढ लेंगे, और अगर मुझे ये पता है कि 4 पाई के सॉलिड एंगल से इतना फ्लक्स लिंक होना है तो गिवन सॉलिड एंगल से कितना फ्लक्स लिंक होगा वो कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपको कांसेप्ट सॉलिड एंगल का समझ में आ गया हो तो। फिर से यहाँ पर कुछ याद आपको अगर मैं बोलूं तो डेरिवेशन वगैरह नहीं याद रखना, आपको बस ये जो रिलेशंस मैंने यहाँ पे बताए हैं वो याद रखना है। अब इसी से मिलता जुलता ना एक और क्वेश्चन होता है वो भी बता देता हूँ, इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन होगा अगर वो मैं आपको बता दूंगा। क्वेश्चन कैसा है, मेरे पास ये आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसी का एक एक्सटेंशन बता रहा हूं मैं क्वेश्चन का, क्वेश्चन का एक्सटेंशन देखो कैसे है, कहानियां जुड़ी है, अगर पहले की कहानी समझ में आएगी तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगा कहानी समझ में। एक ऐसा सिलेंड्रिकल शेप का ना क्लोज डायग्राम, ठीक है, ये सॉलिड एंगल का कांसेप्ट आगे बहुत काम आएगा, ग्रेविटेशन चैप्टर में भर भर के क्वेश्चन आएंगे, ब्रॉडकास्टिंग वाले जो क्वेश्चन आएंगे उसमें सॉलिड एंगल यूज करेंगे, टीआईआई के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें सॉलिड एंगल यूज करना होता है, तो सॉलिड एंगल का कांसेप्ट आपको समझ में आया नहीं आया वो फर्क नहीं पड़ता, आपको याद रख लेना इस चीज को। मान लो यहाँ पर एक सिलेंडर है, ऐसा सिलेंडर है, इसका लेंथ मान लो यहाँ से यहाँ तक है L और रेडियस जो है वो है R, ठीक है, लेंथ है इसका L और रेडियस क्या है R। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द फ्लक्स, क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे, फाइंड द फ्लक्स लिंक, फाइंड द फ्लक्स लिंक थ्रू द कर्व्ड सरफेस, थ्रू द कर्व्ड सरफेस, वो जो कर्व्ड सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है ये ढूंढ के बताओ। एक तरीका क्या होता है, एक तरीका होता है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का तरीका कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक रिंग ऐसे इमेजिन कर लेते, रिंग से जो फ्लक्स लिंक होता है वो कैलकुलेट करते, इंटीग्रेट करते आंसर आता, लेकिन जन्मों लगते उस क्वेश्चन को सॉल्व करने, जन्मों नहीं तभी तो अच्छा खासा आपको कैलकुलेशन करना पड़ता। अब फिर ये क्वेश्चन को सॉलिड एंगल कांसेप्ट से कैसे सॉल्व करेंगे, हम क्या जानते हैं कि पूरा ये जो क्लोज डायग्राम पूरा मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
थ्रू सिलेंडर, वो जो सिलेंड्रिकल शेप है इसमें जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू ढक्कन, फ्लक्स थ्रू ढक्कन। वो जो आजू बाजू में ऊपर नीचे में जो ढक्कन लगे हैं, अगर मुझे पूरे सिलेंडर से फ्लक्स जानना है तो मैं क्या कर दूंगा, फ्लक्स थ्रू सरफेस, वो जो कर्व सरफेस है उसका फ्लक्स निकाल दो और उसमें ऐड कर दो 2 टाइम्स ऑफ फ्लक्स थ्रू द ढक्कन। अब पूरा क्लोज डायग्राम में जो फ्लक्स लिंक होता है वो q अपॉन एप्सिलॉन होता है क्या, एक क्लोज डायग्राम के अंदर आपने q चार्ज रख दिया किसी भी शेप का, गॉसेस थ्योरम इमेजिन करो, याद करो, किसी भी शेप का क्लोज डायग्राम है उसके अंदर आपने q चार्ज रख दिया है, तो जो फ्लक्स लिंक होता है वो क्या होता है, ये q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा क्या, बिल्कुल सर जी, इक्वल्स टू फ्लक्स थ्रू, ये कर्व सरफेस है, ये CSB लिख देना, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। अब फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस मुझे फाइंड करना है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस मुझे फाइंड करना है प्लस 2 टाइम्स फ्लक्स थ्रू ढक्कन। अब एक ढक्कन के कारण फ्लक्स ये था क्या, एक ढक्कन के कारण अगर देखोगे तो फ्लक्स ये है, ये डिस्क ही होते हैं ना सिलेंडर के ऊपर नीचे जो ढक्कन होते हैं वो डिस्क के शेप का होता है, तो अगर एक ढक्कन के कारण ये है तो दो ढक्कन के कारण क्या लिख देंगे, एक ढक्कन के कारण क्या है हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ q डिवाइडेड बाय 2 पाई साइन में, अगर 2 पाई कैंसिल कर दीजिए 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा यहाँ पे, 1 माइनस x के प्लेस में यहाँ पर l/2 है क्या, अगर यहाँ से आधी दूरी l है तो ये आधी दूरी l/2 की होगी, तो l/2 रूट ओवर में चला जाएगा r² प्लस l² डिवाइडेड बाय 4, लिख सकते हैं ना ऐसा, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर दोगे और इस पूरे टर्म को उधर भेज दोगे, तो फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस क्या आ जाएगा, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया, ठीक है, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच रहा है 1 और यहाँ पे बचेगा माइनस में q अपॉन एप्सिलॉन तो बाहर चला गया, 1 माइनस ऑफ l अपॉन 2, इसको और अच्छा लिख सकते हैं, और अच्छा क्या लिख सकते हैं 4r² अपॉन l² और ये 2 से 2 इधर गायब कर दो, सिंपलीफाई कर देना, ये 1 जब यहाँ पे जाएगा तो 1 कैंसिल हो जाएगा, तो l अपॉन 4 पाई r² ऐसा, तो एक बढ़िया सा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में ऐसे ही पूछेंगे भाई, वो तुमसे ढक्कन के बारे में नहीं पूछेंगे, वो तुमसे पूछेंगे कर्व सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है उसमें से कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बताओ। अब ये क्वेश्चन उसके लिए बहुत ही आसान है, जिसको सॉलिड एंगल का कांसेप्ट आता है, जिसको गॉसेस थ्योरम आता है, और जिसको ढक्कन के कारण, या तो ढक्कन के कारण कैलकुलेट कर लो या क्या करो इंटीग्रेशन रिंग रिंग करके तुम चाहो तो ट्राई कर सकते हो, और तुमको लगता है कि सर मेरी इंटीग्रेशन बहुत अच्छी है मैं तो सॉल्व कर लूंगा, तुम जा सकते हो। मेडिकल वाले बच्चों के लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, मेडिकल वाले बच्चों के लिए ढक्कन तक का क्वेश्चन आ सकता है, सिलेंडर के कर्व सरफेस वाला क्वेश्चन शायद नहीं आएगा उनके लेवल पे, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं आज के लेक्चर में, चलो।